नमस्कार। मैं निशा नैयर आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं ये जो 6 ग्रहों की युति हो रही है 29 मार्च को, जो शनि मीन राशि में आया है और जो वहाँ पे मीन राशि में 6 ग्रहों की युति जो हो रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कौन कौन से 6 ग्रह हैं, तो सूर्य है, शुक्र है, राहु है, शनि है, नेपच्यून है और बुध है। तो ये 6 ग्रहों की युति वहाँ पे हो रही है। अब हम शुरुआत वहाँ से करते हैं, सूर्य से करते हैं कि सूर्य मीन राशि में आया है, मीन राशि में गोचर कर रहा है। अब जब तक सूर्य मीन राशि में रहेगा तब तक, और ये हमेशा से देखते आए हैं कि जब जब सूर्य मीन राशि में आता है तब तब शेयर मार्केट डाउन हो जाता है, शेयर मार्केट क्रैश हो जाता है ना, और शेयर मार्केट में डाउनफॉल आता है और तब तब गोल्ड के प्राइस बढ़ जाते हैं। तो ये हमेशा से देखा गया है कि जब जब मीन राशि में सूर्य आता है तब तब शेयर मार्केट डाउन हो जाता है, मार्केट डाउन हो जाता है, स्लो हो जाता है मार्केट, और गोल्ड के प्राइस में बढ़ोतरी होती है। और गोल्ड तो अब देखो 1 लाख तक पहुंच जाएगा इसी यही गोचर के दौरान। तो सोने के भाव बढ़ जाएंगे और मार्केट तो अप्स एंड डाउन्स रहेंगे मार्केट में। तो ये सूर्य की बात करी। अब देखो सूर्य के साथ है ना राहु भी वहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि मीन राशि में राहु तो चल ही रहा है ना। अब उसके साथ गया सूर्य जाके बैठ गया, तो सूर्य और राहु का क्या हो गया, ग्रहण दोष हो गया। सूर्य की और राहु की शत्रुता है, सूर्य और राहु जो है आपस में शत्रु हैं, और राहु जो है सूर्य को पीड़ित करता है, कष्ट पहुंचाता है। तो राहु के साथ सूर्य बैठने से क्या, सूर्य को कष्ट पहुंच रहा है ना, तो सूर्य पे इफेक्ट आ रही है। तो ये ग्रहण दोष भी कहा जाता है ना। अब वहाँ पे राहु बैठा हुआ है, साथ में शुक्र भी आया है, मीन राशि में शुक्र भी चल रहा है। अब शुक्र ऐसे तो देखा जाए मीन राशि में उच्च का हो जाता है, और 12th हाउस में तो शुक्र बहुत अच्छा होता है, बहुत बलवान होता है, क्योंकि शुक्र तो ऐश्वर्य का कारक है ना, भोग विलास का कारक है, भोग विलास देता है। लेकिन शुक्र अकेला बैठा हो ना तो वो अलग तरह का भोग विलास देता है, जिसमें कोई डिसिप्लिन होता है, कोई एक नियम होता है, कोई एक रूल्स होते हैं, कोई एक मॉरल्स होते हैं, मॉरल होते हैं, मॉरल। अब राहु जब शुक्र के साथ बैठ जाता है तो वहाँ जो भोग विलास जो होता है उसमें मॉरल नहीं होता है, देयर इज़ नो मॉरल। कोई नियम नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई वैल्यूज़ नहीं है, कोई माने बेफाम, माने कोई लगाम नहीं है। तो राहु क्या करता है, वैसे भी राहु क्या करता है, विस्तार करता है, हर चीज़ का विस्तार, हर चीज़ को बढ़ा देना, है ना, ये काम राहु का है। और राहु धुआं है, राहु अंधेरा, राहु छाया है, राहु है ना धुंधलापन है, दिखाई नहीं देना, क्लियर नहीं दिखाई देना। अब राहु और शुक्र की ना आपस में मित्रता है, ये दोनों आपस में बड़े मित्र हैं। तो राहु जो है शुक्र को सपोर्ट करता है और शुक्र राहु के हिसाब से चलता है। तो राहु एक पाप ग्रह है ना, एक क्रूर ग्रह है, पृथकतावादी ग्रह भी है। राहु हर चीज से पृथक करता है, अलगाव अलगाव देने का काम राहु का है। तो यहाँ क्या होगा, शुक्र और राहु की युति 12th हाउस में, और 12th हाउस आपका क्या है, भोग है, विलास है, लग्जरी है, राइट, सुख है, जो एक बेडरूम का सुख जिसे बोलते हैं, एक आपस में जो पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो। तो इसमें क्या होगा कि राहु जो है ना, लगाम तो है नहीं राहु में, राहु तो बिरादरी के बाहर का ग्रह है, बिरादरी में नहीं, यानी बिरादरी का बाहर का है, वो आउटकास्ट है, मैं ऐसा कह सकती हूँ। तो वो क्या करता है, वो कोई कायदे कानून नहीं मानता, कोई उसके पास कोई कोई कायदा नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है, कोई धर्म नहीं है ना, कोई ऐसा वैल्यू नहीं, सिस्टम नहीं है, कोई कानून नहीं है, माने बेलगाम है। अब शुक्र के साथ राहु की युति हुई है तो ये शुक्र बेलगाम हो जाएगा। अब बेलगाम शुक्र क्या करेगा, आपको रिश्ते बनवाएगा,
एक से ज़्यादा लोगों के साथ रिश्ते, है ना, पति पत्नी में आपस में चीटिंग, धोखा, है ना, माने चीट करना, है ना, धोखा। तो अब यहाँ क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा कि रिश्ते टूटेंगे, है ना, डाइवोर्स होंगे, है ना, आपस में पति पत्नी के बीच में मतभेद होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, सेपरेशन होगा, क्योंकि राहु सेपरेशन का कारक है, पृथकतावादी है वो, हर चीज़ से पृथक कर देना, अलग कर देना, अलगाववादी है। तो ये शुक्र की असर जो है, राहु की असर जो है शुक्र पे पड़ने वाली है। तो यहाँ ये होने वाला है। अब आगे चलते हैं कि राहु तो ऑलरेडी मीन राशि में बैठा हुआ है, वो अभी तक अकेला राहु था, अब है ना उसके साथ शनि जुड़ जाएगा। अब दो क्रूर ग्रह एक साथ, और दोनों मित्र, शुक्र, अरे राहु और शनि भी मित्र हैं, और शनि और शुक्र भी मित्र हैं। तो जहाँ जहाँ ना लग्जरी होती है ना, वहाँ शैतान होता है। जहाँ पे भी फेम है, जहाँ पे भी ग्लैमर है, वहाँ शैतान जरूर होगा। तो पिशाच योग जो एक बना हुआ है, जो बोलते हैं कि शनि और राहु का जो योग, उसे पिशाच योग के नाम से भी जाना जाता है। एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर इस युति को पिशाच योग के नाम से संबोधित करते हैं। कोई लोग श्रापित दोष भी कहते हैं, श्रापित योग बना हुआ है राहु और शनि का, ये भी कहते हैं। तो मैंने जैसे कहा कि जहाँ ग्लैमर, यानी जहाँ शुक्र, वहाँ राहु आएगा ही आएगा, शैतान। जहाँ ग्लैमर है, जहाँ फेम है, जहाँ ब्यूटी है, जहाँ लग्जरी है, वहाँ शैतान जरूर होगा। तो दो शैतान एक साथ हो गए हैं, शुक्र, अरे राहु और शनि शुक्र के साथ। तो ये युति जो बनी है ना, ये जो राहु और शुक्र की युति और शनि और शुक्र की युति, ये भी बहुत डैमेजिंग, यानी यहाँ पे जो है ना समाज में ना बहुत एक तो है ना, आप देख ही रहे होगे ऑनलाइन में क्या हो रहा है, किस तरह के कंटेंट बन रहे हैं ऑनलाइन में, कैसे कैसे वीडियो बन रहे हैं, है ना, ग्लैमर वर्ल्ड में क्या हो रहा है, ये सब आपको दिख रहा होगा। ये सब इसकी वजह से है, राहु और शुक्र की वजह से, और राहु और शनि की वजह से। शनि और राहु शुक्र के साथ युति जो बनाई है, कंजंक्शन जो बना है, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो ये जो है ना घर टूटेंगे इस दौरान, है ना। तो ये युति हमें इस तरह से नुकसान करने वाली है। अब आगे हम चलते हैं, क्योंकि नेपच्यून के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। और नेपच्यून ऐसा ग्रह है कि जो पूरे विश्व को इसकी असर होने वाली है, और विश्व में असर हो रही है ऑलरेडी, क्योंकि नेपच्यून तो पहले से ही मीन राशि में बैठा हुआ है। नेपच्यून इतना दूर का प्लैनेट है कि उसको है ना पृथ्वी के आसपास सौर्य मंडल में सबसे दूर का प्लैनेट है, और उसको एक चक्कर लगाने में 148 साल 148 ईयर्स लगते हैं नेपच्यून को एक राउंड लगाने में सूर्य के आसपास। तो उतना तो किसी मनुष्य का जीवन भी नहीं होता है, इतने साल तो मनुष्य जीता भी नहीं है। तो मनुष्य के ऊपर इसकी असर नहीं आती है, लेकिन विश्व पे इसकी असर होती है। अब अगर विश्व पे असर होती है, देश पे होती है, कंट्री में होती है, वर्ल्ड में होती है, तो नेचुरली इंसान भी तो विश्व में ही, धरती में ही पैदा होता है ना। इंसान भी तो, मनुष्य भी तो धरती के ऊपर ही रहता है। तो अगर धरती पे असर होगी, अपने पूरे वातावरण में अगर असर होगी, तो नेचुरली मनुष्य के जीवन पे भी उसकी असर पड़ने वाली है। तो नेपच्यून जो है ना एक्सट्रीमली इमोशनल प्लैनेट है, एक्सट्रीमली इमोशनल प्लैनेट। और मॉब साइकोलॉजी जो एक होती है ना, वो देखना कि मॉब में जो बोलते हैं ना एक झुंड जो होता है, वो पता नहीं किस उन्माद में चलता है, कैसी उनकी साइकोलॉजी होती है। वो एक ने पत्थर उठाया तो सब ने उठा लिया, एक ने आग जलाई तो सब उसके साथ जुड़ गए।
एक ने बदमाशी करी तो उसके साथ पूरा का पूरा झुंड, टोला का टोला, जुलूस का जुलूस उसमें जुड़ गया। तो आज क्या हो रहा है, आजकल एजिटेशंस हो रहे हैं, आजकल धरने हो रहे हैं, आजकल क्रांतियां हो रही हैं, आजकल विरोध हो रहा है ना। हर जगह आप देखो यही सुनाई दे रहा है, विरोध हो रहा है ना। आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं। सिविल वॉर जो बोलते हैं ना, वो यही 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 टाइम है। अभी इंडिया में सिविल वॉर होगा, आपस में लड़ के मर जाएंगे ये, जाति जाति के अंदर लड़ाइयाँ होंगी और ये आपस में लड़ के मर जाएंगे। और ये वातावरण खड़ा हो गया है, आपको आसपास दिखाई भी दे रहा होगा। तो ये जो है ना, जो बोलते हैं ना एक्सट्रीमली इमोशनल प्लैनेट नेपच्यून को, तो ये क्या उन्माद पैदा करता है इंसान में, है ना। इमोशनली ड्रिवन होके लोग एकदम से कुछ भी करते हैं, पागलपन सवार हो जाता है लोगों में। तो ये नेपच्यून की असर है। अब आपको ना एक बात देखना है, ज़रूरी है कि नेपच्यून तो 148 ईयर्स लेता है सोलर प्लैनेट में एक चक्कर लगाने में, लेकिन शनि तो 30-30 साल में, एवरी 30 ईयर्स में राशि परिवर्तन कर लेता है ना। तो शनि तो बार बार घूम के वापस नेपच्यून के साथ तो आता ही है, क्योंकि 148 ईयर्स से वो तो नेपच्यून तो मीन राशि में बैठा हुआ है। तो मीन राशि में बार बार शनि घूम के वापस आता है नेपच्यून के साथ, और बार बार नेपच्यून और शनि की कंजंक्शन होता है, युति बनती है। तो बार बार एक पैटर्न, इसलिए इस पैटर्न को आपको देखना पड़ेगा, इस पैटर्न को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब आपने शायद 60 के दशक में आप पैदा नहीं हुए होंगे, पर मैं तो पैदा हुई थी। चाइना वॉर हुआ था 62 में, तो मैं तो थी। और चाइना वॉर जब हुआ, हम लोग हारे, हमारे पास हमारी मिलिट्री तैयार नहीं थी, हमारे मिलिट्री के पास साधन नहीं थे। जैसे मिलिट्री हिमालय में लड़ने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने तो कभी सोचा भी नहीं था। हिंदी चीना भाई भाई, चाइना और हिंदी तो आपस में जैसे भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, यही नारा चलता था। कभी सोचा भी नहीं था जवाहरलाल नेहरू ने कि हिमालय से, चाइना से कोई आके इंडिया के ऊपर जो है वॉर करेगा। तो हमारी मिलिट्री तो तैयार ही नहीं थी 62 में, और हम वो युद्ध हार गए। हमारे पास इक्विपमेंट्स ही नहीं थे लड़ने के लिए, साधन ही नहीं थे। हमारी फौज के पास लड़ने के लिए कुछ था ही नहीं। कुछ तो हो, हिमालय में जाके लड़ने के लिए आपको कम से कम अच्छे जूते चाहिए, गर्म कपड़े चाहिए, वो भी नहीं थे। लोगों ने सोना ऐसी सरकार को दिया है, जवाहरलाल नेहरू को, और सोना बेच बेच के हिंदुस्तान के औरतों ने अपना सोना बेच के जवानों के लिए हथियार खरीदे, जवानों के लिए जूते खरीदे, जवानों के लिए कपड़े खरीदे, गर्म कपड़े। ये मैं 1962 की बात कर रही हूँ। और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई, हार गए हम लोग। उसके बाद कौन आया भाई, प्राइम मिनिस्टर कौन बना? लाल बहादुर शास्त्री बने। उस वक्त हमारे पास क्या था, हमको खाने को अनाज नहीं था। हमने अमेरिका से गेहूं मंगवाया। गेहूं जो आया वो कैसा आया, लाल अनाज जिसे बोलते हैं, लाल रंग का गेहूं आया, जो है ना जानवर भी नहीं खाता है। इस तरह का, माने अनाज की भी हमारे वहाँ पे कमी, हम इतना अनाज भी नहीं उगा रहे थे, पका रहे थे कि हमारी पॉपुलेशन जो है, हमारी जो जनता है, उसको हम खाना, 2 टाइम का खाना खिला सके। तो उस वक्त जो है अगेन एक आंदोलन हुआ, अगेन एक रिवोल्यूशन हुआ, अगेन एक क्रांति हुई, और उसको बोलते हैं हरियाली क्रांति, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये जो कौन करवाता है, ये नेपच्यून कराता है। जो क्रांतियाँ होती हैं, जो रिवोल्यूशन होता है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम जो होता है, वो नेपच्यून कराता है। तो नेपच्यून, ये तब भी नेपच्यून और शनि की युति हुई थी जब लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बने थे। तब हमने लाल बहादुर शास्त्री ने हमें नारा दिया, जय जवान जय किसान। तो जय जवान जय किसान, यानी हमने
ये नारा दिया और हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन तब हुआ है। अब ये पैटर्न, इसी पैटर्न को आप फॉलो करते आगे आगे जाइए तो पता चलेगा कि 95 में क्या हुआ, 96 में पोखरण हुआ, है ना। पहली बार हम फेल हुए। पोखरण हमारा ये था हमारा प्रयत्न, वो नहीं हम कर पाए पोखरण, और हमारी बहुत बदनामी हुई। यूएस ने हमारी बदनामी की, हम पोखरण में सक्सेसफुल नहीं हुए। पोखरण हमारा जो करना था वो नहीं हुआ, लेकिन हमने फिर 98 में हमने पोखरण कर लिया, राइट। तो यहाँ पे देखो, हम अपने आप इंडिपेंडेंट बन रहे थे। तो मैंने शनि हमेशा हमें ये बताता है कि आप इंडिपेंडेंट बनो, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो, आप सेल्फ सफिशिएंट बनो। ये बार बार शनि जब जब नेपच्यून में आता है तब तब टेक बूम 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 टेक बूम लाता है, माने टेक्नोलॉजी बढ़ती है, टेक्नोलॉजी आती है, टेक्नोलॉजी में इन्वेंशन होते हैं। तो ये कौन देता है? शनि देता है, नेपच्यून देता है। तो उस वक्त हमने पोखरण किया। उसके बाद अभी ये थर्ड वेव है हमारी, अभी नेपच्यून और शनि जो आया है ना, ये हमारा थर्ड वेव है। यहाँ पे भी हमें टेक बूम लाना पड़ेगा, हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना पड़ेगा, हमें इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, क्योंकि मीन राशि में, और मीन मोक्ष की राशि है। मोक्ष कब मिलता है? जब आप जब स्वतंत्र होते हो, फ्री होते हो, तो फ्रीडम आती है। तो माने डिपेंडेंसी ख़त्म जब होती है, किसी पे डिपेंड होना जब हम अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट बन जाते हैं, इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, तभी मोक्ष प्राप्त होती है। तो यहाँ पे भी क्या शनि क्या हमको ये दे रहा है, इशारा दे रहा है कि आप इसमें आप जो है नेवी में और एविएशन में आप सुधार लाओ, उसमें आप इंडिपेंडेंट बनो, किसी और कंट्री पे डिपेंड मत रहो, सेल्फ सफिशिएंट बनो, क्योंकि आगे वॉर आने वाला है और आगे इंडिया को वॉर लड़ना पड़ेगा। ये सब तैयारियां हो रही हैं। अभी ये जो हो रहा है पूरे विश्व में, ये वर्ल्ड वॉर की तैयारी, तीसरे वर्ल्ड वॉर की तैयारी हो रही है। तो शनि क्या इशारा दे रहा है कि देखिए ये थर्ड वेव आया है, इस बार भी अगर आपने नहीं किया ना, जैसे आपने 62 में नहीं किया था, राइट, उसके बाद 65 में भी वॉर हुआ है, तब भी ऐसी स्थिति थी, तब भी नहीं किया। 65 में जब पाकिस्तान वॉर हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हम जीत गए, लेकिन फिर भी तब भी हमने वो नहीं बने, हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं बने। अब ये थर्ड वेव आया है, अगेन शनि आपको टेक बूम देगा, टेक्नोलॉजी में बूम आने वाला है। आप मेरी भाषा को समझिए, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। टेक्नोलॉजी में बूम आने वाला है, टेक्नोलॉजी में उछाल आने वाला है, नई टेक्नोलॉजी आने वाली है और आपको उसको अपनाना पड़ेगा। अब ये देखिए थर्ड वेव, अब यहाँ पे है ना, हर बार गवर्नमेंट अनस्टेबल हुई है, हर शनि के ट्रांजिट के टाइम पे गवर्नमेंट अनस्टेबल हुई है, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू का टाइम हो, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री का टाइम हो, चाहे वो मनमोहन सिंह का टाइम हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी का टाइम हो, तब गवर्नमेंट अनस्टेबल हुई है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही है। हर बार पॉलिटिकली माने गवर्नमेंट इनबैलेंस हुई है ना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही है। और सिविल वॉर अब होंगे, अभी तक नहीं हुए सिविल वॉर, एक 45-46 में हुआ था, लेकिन अब फिर से वातावरण ऐसे ही पैदा हो गया है, सिविल वॉर होगा इंडिया में सिविल वॉर, आपस में ही लड़के मर जाएंगे इंडिया में, ये माहौल खड़ा हो गया है। तो अभी अगेन आपको इंडिया को तो हथियार उठाने पड़ेंगे, इंडिया को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि छुटकारा ही नहीं है, देयर इज़ नो वे आउट। प्लैनेट ये करवा के ही रहेंगे,
जब शनि अभी जैसे मीन में है, मीन में से जब वो एरीज में जब जाएगा मेष राशि में जब शनि आएगा, है ना, तब इंडिया को लड़ना पड़ेगा। उससे पहले इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट हो जाना चाहिए। अब मैंने आगे एक बात, जो मैं इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि मीन राशि में लोगों का कॉन्शियसनेस बदलेगा, लोगों का विचार बदलेंगे, पैसों के बारे में जो सोच है लोगों की सोच बदलेगी। लोग खर्चा नहीं करेंगे, पैसे को जोड़ेंगे, लगाम लगाएंगे अपने खर्चे के ऊपर। तो ये जो अभी जो नेपच्यून की और शनि की जो अभी 29 मार्च को जब शनि मीन राशि में आया है, तो मीन राशि में ये शनि जो है ना कंजूस है, शनि जो है ना कम्युनिस्ट है। कम्युनिस्ट लोग जो होते हैं ना वो कैसे होते हैं, कम्युनिस्ट लोगों की विचारधारा कैसी होती है, सब इक्वल, सबको एक बराबर, सभी साइकिल पे चलेंगे, किसी के पास गाड़ी नहीं होनी चाहिए, सबको इक्वल। सोशलिस्ट विचारधारा और कम्युनिस्ट विचारधारा को आप समझिए, है ना। तो कम्युनिस्ट विचारधारा क्या होती है कि सबको बराबर बराबर पैसा बंटना चाहिए। एक राजा और एक रंक ऐसा नहीं, कोई तो मिलियनर है और कोई बेचारा 2 वक्त का खाना भी नहीं खा रहा है। तो शनि क्या है, मजदूर है। शनि क्या है, सेवक है। शनि क्या है, हार्डवर्क है। शनि क्या है, कर्म में मानता है। शनि क्या है, कानून है, नियम है। शनि क्या है, दंड है। और 12th हाउस क्या है, 12th हाउस आपका दंड है, जेल है। 12th हाउस से दंड देखा जाता है, सजा देखी जाती है। 12th हाउस से जेल देखी जाती है। 12th हाउस में शनि जब बैठता है तो खर्चे को रोकता है। शनि खर्चा नहीं करने देता, शुक्र खर्चा करवाता है। शुक्र अगर 12th हाउस में बैठा है तो आपसे पैसा खर्चा करवाएगा। और अगर शनि बैठा है तो शनि कंजूस है, शनि पैसा खर्चा करने नहीं देगा। तो लोग पैसा खर्चा नहीं करेंगे, लोगों का पैसे के बारे में की सोच बदल जाएगी। तो मैं ये इन शॉर्ट में ये आपसे कहना चाहती हूँ कि कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो रही है, पूरा विचारधारा बदल रही है अभी, और पूरा एक ये युग बदल रहा है, युग परिवर्तन हो रहा है। हाँ, इस दौरान मेडिटेशन बहुत बढ़ेगा, मेडिटेशन में बूम आएगा, क्योंकि मीन राशि जो जल तत्व की राशि है, मोक्ष की राशि है, बर्ड व्यू है, आकाश को देखती है, बहुत ऊंचाई से दुनिया को देखती है। तो मीन राशि जो है ना, मोक्ष की राशि होने के कारण अभी मेडिटेशन में बहुत बूम आएगा, लोग मेडिटेशन करेंगे, सब घर घर लोग मेडिटेशन करेंगे और मेडिटेशन में सक्सेसफुल भी रहेंगे। उन्हें वहाँ से ये भी मिलेगी, कनेक्शन होगा यूनिवर्स के साथ, यूनिवर्सल पावर के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, और उनको वहाँ से जो प्राप्त होगा वो उनके लिए बहुत ज़रूरी है, अपने आप को स्टेबल रखने के लिए, शांत रखने के लिए, धीरज रखने के लिए। तो ये मीन राशि में मेडिटेशन बहुत बढ़ जाएगा। और यहाँ ही मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। आगे भी कुछ और लेकर आऊँगी। जैसे लोगों ने मेरे से ये मांगी है, रेमेडी मांगी है कि भी इसकी रेमेडी क्या, तो मैं मेडिटेशन इज़ द रेमेडी। जो अपने को लोभ और मोह त्यागना है ना, सिंपल जीना है, सिंपल लाइफ जीनी है, ये रेमेडी है, वन ऑफ द रेमेडी है। मेडिटेशन इज़ वन ऑफ द रेमेडी। अपने सोर्स के साथ कनेक्ट होना, जहाँ से आप आए हो वहीं उसके साथ कनेक्शन जोड़ना, ये एक रेमेडी है। आगे और भी रेमेडी है, वो मैं और भी आपको रेमेडी बताऊंगी, क्योंकि लोगों ने मेरे से रेमेडी मांगी थी। तो रेमेडी में एक तो ये सिंपल सादा जीवन,
है ना, अपने ग्राउंड पे, मैंने अपने ग्राउंड पे आ जाओ, मैंने जो उड़ रहे थे हवा में, अब जो है ना ग्राउंड पे आ जाओ। नहीं तो वैसे भी शनि आपको ग्राउंड पे तो ला ही देगा। तो बेटर है कि अभी ग्राउंड पे आ जाओ, है ना, अपने ओरिजिनल इस पे आ जाओ, और जो अपने खर्चे पे लगाम डालो, अपने बेफजूल के खर्चों पे लगाम लगाओ, पैसे को सोच समझ के खर्चा करो। और ये तो लगाम तो ये तो अपने आप ही आ ही रहा है, लोगों में बदलाव आ रहा है, लोगों में सोच बदल रही है। पैसे के बारे में जो मैंने बताया कि पैसे के बारे में लोगों की सोच बदलने वाली है, अब लोग उस तरह से खर्चा नहीं करने वाले। अब इन्होंने खर्चा क्यों किया था वो भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो उसका पीछे भी रीज़न गरही थे। प्लैनेट की वजह से ही लोगों ने बेफाम खर्चे किए हैं, बेलगाम पैसा भी आया है और बेलगाम लोगों ने खर्चे भी किए। तो उसके बारे में भी इसके बाद का वीडियो मैं करूँगी। तो धन्यवाद। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है और आपको ऐसा जेन्युइन लगता है मेरी बातें, तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। आगे में फिर से मिलेंगे आपसे कुछ नया विषय लेके। मैं ना छोटे छोटे विषय पे वीडियो नहीं बनाती हूँ, मैं टोने और टोटकों पे वीडियो नहीं बनाती हूँ। और जैसे कि बाढ़ लगी हुई है यूट्यूब पे, मैं ना कोई ख़ास इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है तभी मैं वीडियो बनाती हूँ। धन्यवाद।